सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के टर्म 2 की परीक्षा जो कि होने वाला है, तो उसके नागरिक शास्त्र की इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग सिलेबस देख चुके हैं कि सिलेबस में आप लोगों के नागरिक शास्त्र को 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। एक चैप्टर है आप लोगों का आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका और एक चैप्टर है आप लोगों का सामाजिक समस्या। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जो आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस यानी नागरिक शास्त्र के जो चैप्टर नंबर 6 है, उसमें आप लोग एक चैप्टर है आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर को करेंगे एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न उत्तर इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसको हम 2 खंड में बांटे हैं। एक खंड अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर यानी जो छोटा छोटा बोल सकते हैं, और एक बांटे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न है कि भारत के कुछ महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना के नाम लिखिए। तो भारत के बहुउद्देशीय परियोजना क्या क्या है? भाखड़ा नागल परियोजना, कोसी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, फिर है टिहरी बांध परियोजना, फिर है हीराकुंड परियोजना। ठीक है, अब क्या होता है परियोजना उसके बारे में भी देखेंगे, चिंता की बात नहीं है, आगे ही इसका है, तो आगे देखेंगे उसके बारे में। ठीक है, अगला प्रश्न 2 नंबर है कि जन सुविधाएं क्या होती हैं। तो जन सुविधाएं कैसी क्या होती है? तो देखिए, किसी मतलब लोगों को या व्यक्ति को कि विशेष प्रकार की सुविधा देना, उसको कहेंगे जन सुविधा। जैसा हो गया शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब बोल सकते हैं जन सुविधाएं। तो जन सब सुविधाएं क्या होती है? देश के विकास एवं लोगों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए कुछ सुविधाएं अनिवार्य जरूरत होती है। यानी देश के विकास और जीवन को उन्नति बनाने के लिए कुछ सुविधाएं सभी को अनिवार्य होती है। जैसे आधारभूत संरचना क्या क्या? यातायात, संचार, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं स्वच्छता तथा सामाजिक सुरक्षा और आजीविका के उपयुक्त अवसर इत्यादि ऐसी सुविधाएं, इन्हें ही सार्वजनिक सुविधा या जन सुविधा कहा जाता है। इसे सार्वजनिक सुविधा या जन सुविधा दोनों कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न 3 नंबर है। 3 नंबर प्रश्न है कि केंद्र सरकार के आय के विभिन्न स्रोतों के नाम लिखिए। केंद्र सरकार मतलब कहाँ कहाँ से आय प्राप्त करती है? तो केंद्र सरकार के आय के विभिन्न स्रोत निम्नलिखित है। कौन में दे सकते हैं कि उधार एवं अन्य देवता से, कौन में देख सकते हैं निगम कर यानी बोल सकते हैं जो टैक्स के द्वारा, फिर आयकर इनकम टैक्स के द्वारा, फिर बोल सकते हैं सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर एवं अन्य कर के द्वारा। सरकार टैक्स के द्वारा ही अपने आय पूरा करती है, जो कि बहुत सारे टैक्स होते हैं। टैक्स है निगम कर, आयकर, सीमा शुल्क, सेवा कर, ये सब है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न है कि झारखंड के किन जिलों में फ्लोराइड युक्त पानी मिलती है? तो झारखंड के पलामू जिले और गढ़वा जिले में फ्लोराइड युक्त पानी मिलती है। ठीक है, देखिए अब वो प्रश्न आ गया जो हम बात बोल रहे थे, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। तो बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है कि किसी जगह पर पानी को इकट्ठा रखा जाता है, मतलब किसी जगह पर पानी को संग्रह करके रखा जाता है। मतलब उस नदी में हो सकता है कि बांध बनाकर, तो उसको बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। तो बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? पानी की समस्या को समाधान के लिए देश में विभिन्न नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं, जो बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। यानी पानी जो एक जगह पानी एकत्रित होती है और जिससे पानी की समस्या दूर हो जाती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न 6 नंबर है कि जल अधिकार से आप क्या मत समझते हैं? तो जल अधिकार ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को जल उपलब्ध हो, प्रत्येक व्यक्ति को सस्ती दर पर जल मिलना चाहिए, यही है जल अधिकार। तो जल अधिकार का मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत और घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त, सुरक्षित, स्वीकार्य और भौतिक रूप से पहुंच के भीतर और सस्ती दर पर पानी मिलना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न है कि जल से संबंधित 3 बीमारी के नाम लिखिए। तो जल से क्या क्या बीमारी हो सकती है? एक बीमारी हो सकता है डायरिया, एक हो सकता है दस्त लगना, और एक हो सकता है हैजा। तो 3 बीमारी के नाम लिखने के लिए बोला, इसलिए 3 बीमारी के नाम लिखिए। ठीक है, देखिए ये हो गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर में क्या क्या आता है? ठीक है, ये थोड़ा बड़ा बड़ा प्रश्न उत्तर होगा। कि जैसे एक नंबर प्रश्न है कि बहुउद्देशीय परियोजना के क्या लाभ है? जो पानी के एक जगह पर हम लोग इकट्ठा करके या संग्रह करके रखते हैं, तो उसके क्या लाभ होते हैं? तो उसके लाभ निम्नलिखित लाभ है। उससे लाभ होता है, एक कि बाढ़ की रोकथाम होती है, एक होता है सिंचाई के लिए जल आपूर्ति, मतलब एक ही जगह पर पानी मिल जाता है तो सिंचाई के लिए जल आपूर्ति हो जाता है। फिर विद्युत उत्पादन के लिए भी पानी मिल जाता है। पीने के पानी की उपलब्धता, मत्स्य पालन यानी मछली पालन जो बोल सकते हैं, मिट्टी के कटाव की रोकथाम, पर्यटन केंद्रों का निर्माण। तो ये लाभ होते हैं बहुउद्देशीय परियोजना के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें जो है लघु, इसमें दोनों प्रश्न है।
प्रश्न है कि शुद्ध पेयजल हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो शुद्ध पेयजल सभी के लिए आवश्यक है कि अगर शुद्ध पेयजल, शुद्ध पानी अगर नहीं मिलेगा तो बहुत सारे बीमारी फैल सकती है। तो इसलिए शुद्ध पेयजल हमारे लिए आवश्यक है। तो ही लिखना है कि जीवन के लिए पानी आवश्यक है। स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। दूषित पानी से दस्त, पेचिश, हैजा आदि संक्रामक बीमारी के फैलने का डर रहता है। भारत में दूषित पानी के कारण प्रतिदिन लगभग 1600 व्यक्ति की मृत्यु होती है, जिनमें से ज़्यादातर 5 साल से भी कम उम्र के बच्चे होते हैं। देखिए दूषित पानी के कारण इतने व्यक्ति की मौत होती है। ठीक है, उसके बाद स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता को सुनिश्चित कर इन मौतों को रोका जा सकता है। अगर सभी को स्वच्छ पानी मिलेगा तो जो सब इतना 1600 व्यक्ति की मृत्यु होती है हर साल, तो वो घट जाएगी। फिर अमीर गरीब हर व्यक्ति की अधिकार है कि उसे आसानी से दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। अतः स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध पेयजल इतना आवश्यक है सभी के लिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न है इसमें, देखिए अगला प्रश्न है कि स्वच्छ भारत अभियान का क्या उद्देश्य है। देखिए क्या बोल रहा है, स्वच्छ भारत। तो स्वच्छ मतलब क्या हुआ, स्वच्छ मतलब हुआ साफ सुथरा, स्वच्छ मतलब हुआ साफ सुथरा। तो स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य यही है कि साफ सुथरा रखना, गलियों, सड़कों या जो भी जगह हुआ, भवन, सभी जगह पर साफ सुथरा रखना। तो ये उद्देश्य है स्वच्छ भारत अभियान का। और ये कब लाया गया था, ये देखिए महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर, मतलब महात्मा गांधी के जन्म कब होता, 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर 2014 को यह लाया गया था स्वच्छ भारत अभियान। तो ये लिख देना है, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान है जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ सुथरा करना है। यह अभियान महात्मा गांधी के जन्मदिवस 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया है। फिर है यहाँ पर, महात्मा गांधी ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी शिक्षा प्रदान कर राष्ट्रों को एक उत्कृष्ट संदेश दिया था। मिशन के उद्देश्य सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय और प्रत्येक शहर के एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत फिर आगे है इसमें, इस कार्यक्रम के तहत आवासीय क्षेत्र में जहाँ व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण करना मुश्किल है वह सामुदायिक शौचालय तथा पर्यटन स्थलों, बाजारों, बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों जैसे प्रमुख स्थानों पर भी सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जाना चाहिए। कार्यक्रम में केंद्र एवं राज्य दोनों की भागीदारी सुनिश्चित किया गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न है कि शिक्षा में सरकार की क्या भूमिका है, वर्णन कीजिए। तो शिक्षा में सरकार के द्वारा बहुत सारी भूमिका है। एक भूमिका जो 2009 में लाया गया था, क्या लाया गया था कि 6 से 14 वर्ष, भारत के 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देना चाहिए। अगर इस उम्र के बच्चों को अगर काम करवाया जाता है तो उसका कानूनी कार्रवाई की जाती है। यानी 6 से 14 वर्ष की उम्र को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद सरकार द्वारा बहुत सारी योजना भी लाया गया, जैसे मध्याह्न भोजन योजना, जो विद्यालय में अभी मतलब टिफिन के समय मध्याह्न देते हैं, बालिका विद्यालय योजना, बहुत सर्व शिक्षा अभियान, बहुत कुछ लाए गए मतलब शिक्षा में सुधार के लिए सरकार के द्वारा। तो प्रश्न था कि शिक्षा में सरकार की क्या भूमिका है, वर्णन करें। तो इसका उत्तर लिख सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा 2009 में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का कानून बना गया है। इस कानून को बनने से शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार बन गया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, मध्याह्न भोजन जैसी योजना शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही संचालित की गई है। इससे पूर्व सर्व शिक्षा अभियान जैसे महत्वपूर्ण योजना भारत सरकार के द्वारा 2000 से 2001 में आरंभ की गई थी। सर्व शिक्षा अभियान का एक लक्ष्य विद्यालय के प्रबंधन में जन समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना भी है। ठीक है, बस इतना ही इस चैप्टर से आप लोग को इतना ही पढ़ने के है, जो आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका चैप्टर से। ठीक है, इतना ही प्रश्न इस चैप्टर से आएगा, इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए इससे पहले हम जो आप लोग का जो भूगोल है, भूगोल के कंप्लीट सोल्यूशन करा दिए, जो कि टर्म 2 के एग्जाम में आने वाला है। विज्ञान है, विज्ञान के भी कंप्लीट सोल्यूशन करा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग नागरिक शास्त्रों के जो एक चैप्टर 6 में जो इंपॉर्टेंट है टर्म 2 के लिए आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका, वो कंप्लीट करा दिए। अगले वीडियो में हम लोग जो सेकंड चैप्टर आता है, यानी 7 चैप्टर बोल सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है टर्म 2 के एग्जाम के लिए, सामाजिक समस्या है, उसके इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।